अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमारा जो सब्जेक्ट जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस कैफ 2। टेक्स्ट आपने सीए में अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, अगर हम देखें, 2 तो कंप्लीट सब्जेक्ट है और एक पार्शियल सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ना है। फर्स्ट वन है आपका कैफ 2, 100 मार्क्स का एग्जाम है ये। सेकंड वन है सी फैप 5, 100 मार्क्स का। टेक्स्ट प्रैक्टिसेस, एडवांस टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद कुछ हद तक आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एमएसए 2 में डिस्कस करना, पार्शियल टेस्टिंग होगी टेक्स्ट प्लानिंग के हवाले से। बट थॉरोली आपकी जो डिस्कशन कंप्लीट एज ए कंप्लीट सब्जेक्ट कैफ 2 में होगी और सेकेंड वन सीफैप 5 में होगी। इससे पहले कि मैं इसका सिलेबस डिस्कस करना शुरू करूं, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इसका पेपर पैटर्न किस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर पैटर्न, पैटर्न में ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो मैं नहीं डिस्कस कर सकूंगा, बट नॉर्मली टेक्स्ट का पेपर अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के हमें क्वेश्चंस नजर आएंगे। फर्स्ट वन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसको मैं कहता हूं रिटेंशन बेस है ये क्वेश्चन। आपको रिप्रोड्यूस करना स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एग्जाम में एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया रेंट की डेफिनेशन के बारे में बताओ, आपको वहां पे रिप्रोड्यूस करनी है एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या डेफिनेशन है कंपनी की डेफिनेशन बताओ। चार्जेबल रेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रिटेंशन बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड वन क्वेश्चन टैक्स ट्रीटमेंट का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड करेगा और गिवन सिनेरियो में आपने आंसर करना है टैक्स ट्रीटमेंट का। जैसे लेट्स सपोज उसने बता दिया, आपसे सवाल पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताना एक पर्सन के कि वो टैक्स के पर्सपेक्टिव से रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। उसने बताया एक पर्सन
बैरून मुमालिक में रहता रहा, 30 सितंबर को पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में 31 मई तक रुका, उसके बाद फिर बाहर चला गया। बताएं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स के मुताबिक ये पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा? अब ये टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, रिटेंशन नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे और एक पैटर्न में इसका आंसर करना पड़ेगा। मैं भी बताता हूं क्या पैटर्न होगा इसका। अगर हमारे माइंड में प्लानिंग हम पहले ही करके बैठे हुए कि भाई हमने एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे इसका आंसर हमने प्रोवाइड करना है एग्जामिनर को, देन मेरा नहीं ख्याल कि हम एग्जाम में फेल हो सके। सेकंड वन है टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन। टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं कहता हूं इसके 3 स्टेप्स फॉलो किया करें। कभी भी किसी भी स्टेज में आपको मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की या सेल्स टैक्स एक्ट की। प्रोविजन रूल या प्रोविजन लिखनी है या रूल लिखना। सेकंड वन, रिलेट करना है सिचुएशन को। रिलेट द सिचुएशन विद प्रोविजन। प्रोविजन के साथ या रूल के साथ आपने सिचुएशन को रिलेट कर देना। थर्ड वन एंड द लास्ट वन स्टेप, आपने डिसीजन देना है या आपने कंक्लूजन फॉर्म कर देना। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का। अगर पाकिस्तान का कोई सिटीजन हो जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, पिछले 4 साल से मुसलसल वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं रहा या पाकिस्तान के लिहाज से वो नॉन रेजिडेंट था, इस साल वो पाकिस्तान वापस आ गया और रेजिडेंट बन गया, उसको हम कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। उसकी इस साल की इनकम फॉरेन सोर्स बैरून मुमालिक से कमाई जाने वाली, इस साल की जिस साल वो रेजिडेंट बना और उससे अगले साल की एग्जम्प्ट होगी। अब आपको एग्जाम में एक सिचुएशन आ गई, एक साहब जो पिछले 6 साल से बैरून मुमालिक में रहा करते थे, इस साल पाकिस्तान आ गए हैं, बैरून मुमालिक की उनकी इतनी इनकम है, पाकिस्तान की उनकी इतनी इनकम है, बताएं उनकी टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी? रूल बताएं, समझाएं हमें, डिस्क्राइब करें। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? टैक्स ट्रीटमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिटेंशन तो पूछ नहीं रहा। अब आप क्या बताएंगे? पहले प्रोविजन या रूल लिखेंगे। एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान come back to Pakistan and become resident in the current year but was non-resident in the 4 preceding tax years। एक ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान का सिटीजन है, पिछले 4 सालों से नॉन रेजिडेंट था, इस साल रेजिडेंट बना, टू बी नोन एज रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, हिज फॉरेन सोर्स इनकम वुड बी एग्जम्प्ट इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। इस साल भी और इससे अगले साल भी, दोनों सालों में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। प्रोविजन बता दी। अब आप बताएंगे इन द गिवन सिचुएशन मिस्टर फुला was non-resident in the 4 preceding tax year but resident in the current tax year, his foreign source income would be exempt। ना सिर्फ करंट ईयर की बल्कि अगले साल की, लेकिन पाकिस्तान सोर्स पे तो टैक्स देना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या हुआ? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम, पाकिस्तान की इनकम टैक्स है। अब आप देखें, अगर आपने माइंड में प्लान किया हुआ है, मैंने ये 3 स्टेप्स पूरे करने हैं, बताएं इस क्वेश्चन में कोई गलती हो सकती है? पहले आप रूल लिखेंगे, फिर आप रिलेट करेंगे, देन डिसीजन देंगे। बस ये चीजें मैंने याद करवानी है। अभी तो ये रूल नहीं पढ़े हुए, ये तो बातें भी नहीं पढ़ी हुई, पढ़नी है अभी हमने।
इसको कंफ्यूज नहीं करना, बस ये बात समझे कि आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जब भी आपको टेक्स्ट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, आपको किस तरह से टैकल करना है। फर्स्ट वन आपने प्रोविजन रूल, सेकंड वन रिलेट करना है सिचुएशन को, थर्ड वन पे आपने डिसीजन फॉर्म करना। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चे। नॉर्मली हमेशा नहीं, नॉर्मली एग्जाम में 3 न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर पूछ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के एग्जाम में आ जाते हैं। नॉर्मली 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में भी एग्जामिनर पूछ लेता है ओवर एंड अबव, इससे हटके। वो कौन कौन से 3 न्यूमेरिकल्स हैं? फर्स्ट वन इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकेंड वन बिजनेस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थर्ड वन एंड द लास्ट वन सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ कम या ज्यादा, अगर मैं मार्क्स काउंट करना चाहूं तो 50 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर न्यूमेरिकल का होगा, और इन दोनों एरियाज को कवर करके अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का पेपर यहां पे बनेगा। टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया हमारा? 100 मार्क्स का पेपर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा प्लान करते हैं अभी हम। न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल नहीं होता सॉल्व करना, फिर भी मैं कहता हूं 50 में से हम 35 मार्क्स, चले 35 भी नहीं, 30 मार्क्स तो इजीली कैप्चर कर सकते हैं ना, इजीली। बस आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाए तो आउट ऑफ 50 30 मार्क्स गेन करना इंतहाई आसान है। अब इस 50 में से हमें सिर्फ पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हम अगर पेपर ही अटेम्प्ट कर दें ना थ्योरी का सही तरीके से, जो जो पढ़ा हुआ है, बड़े आराम से ये पेपर पास कर सकते हैं। इंतहाई आसान है टेक्स्ट का पेपर पास करना, बट उसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। वो क्या क्या करना है आपने काम? फर्स्ट वन, आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेली प्रैक्टिस करनी है और इसका होमवर्क करना है आपने। अच्छा, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स आप सब लोग कैरी करोगे। माइट बी पॉसिबल सम ऑफ देम पिक 4 कर लें सब्जेक्ट्स, बट मेजोरिटी 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्लान बना के बैठे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आपने प्लान बनाना है कि तीनों सब्जेक्ट्स को आपने टाइम देना है। मैं इक्वल प्रोपोर्शन नहीं बोलूंगा कभी भी। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट किसी को आसान लगता हो, कम टाइम में वो कवर कर लेगा, उसको कम टाइम दे दो, बाकी 2 सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। अब ये मैटर आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना। थ्योरी का सब्जेक्ट आपने वो टाइम उसके लिए पिक करना है जब टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव है, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट थोड़ा सा रफ टफ टाइम में भी हम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्योर न्यूमेरिकल पेपर नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादातर हिस्सा इसका थ्योरी का
डिस्कस करना होगा। बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा जब हम हेड ऑफ इनकम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपने प्लान बनाना है, डेली क्लास का वर्क जो भी मैं आपको करवाऊंगा आपने प्रैक्टिस करनी है, और वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो आपका होमवर्क भी चेक करूं कि आप सॉल्व करके आए हुए हैं और सही सॉल्व किया होगा आपने इंशाल्लाह। तो पहले आपने क्लास रेगुलरली और सेकंड वन पे आपने प्रैक्टिस भी करनी। थर्ड वन, क्लास टेस्ट। और फाइन भी होगा जिसने क्लास टेस्ट ना दिया तो। मिड मॉक और सबसे लास्ट पे फाइनल मॉक। आप लोगों ने R1 पढ़ना है। R1 में आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली बिकॉज आपने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है, उसकी आपको लैंग्वेज आती है। हर सब्जेक्ट के अपने टेक्निकल जारगन्स होते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। जैसे आप लोगों ने PRC में पढ़ना शुरू किया, आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स नए थे सवाई इंग्लिश के, बाकी सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए नए थे, आपको उसकी टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी पड़ी। अब R1 इंट्रो की आगे एक्सटेंशन है, माइट बी पॉसिबल उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो क्योंकि पहले पढ़ चुके हुए इंट्रो, उसी की एक्सटेंशन। आपके लिए दो नए सब्जेक्ट्स आ गए जिसकी जुबान अभी आपको नहीं आती, पहले जुबान सीखनी है, बाद में हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, फिर हमें सब्जेक्ट भी आ जाएगा। फर्स्ट वन है टैक्स, सेकंड वन है आपका बी लॉ, या आप में से कुछ कॉस्ट पिक कर हुए होंगे। तो टैक्स जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, आपने सबसे पहले इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को सीखना है, फिर उसके बाद देखिएगा आपको टैक्स कितना आसान लगेगा, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो के लिए जरूरी है मेरा और आपका इंटरेक्शन टूटे ना। डेली हम लोग डिस्कशन कर रहे हो और जो क्लास में पढ़ रहे हो मैं एट द एंड कंक्लूड भी करूंगा। वेरी नेक्स्ट डे मैं इंशाल्लाह स्टार्ट ही पिछले लेक्चर से थोड़ा सा रिकॉल करूंगा और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर की बात शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग कमिटेड हैं, रेगुलर क्लासेस आपने अटेंड करनी है इंशाल्लाह डेली प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम चेक भी किया करेंगे। क्लास के टेस्ट आपको डे फिक्स करके हम बता भी देंगे, और जिसने ना दिया फिर उसको फाइन भी इंपोज करेंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि टैक्स में भी हमने फाइन इंपोज करना है और टैक्स में भी इंपोज करना है। फिर मिड मॉक एंड लास्ट पे फाइनल मॉक, और मैं आपको प्लान बना के भी दूंगा। अभी मैं फिलहाल ये टू अर्ली होगा डिस्कस करना शुरू कर दूं कि टैक्स के पेपर में बच्चे क्यों फेल होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कन्वे टू कम्युनिकेट कि भाई टैक्स का पेपर में बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? अभी तो आपको पता ही नहीं है टैक्स के सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जब हम कंप्लीट थॉरोली सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे देन फिर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके फौरन बाद, इससे पहले कि मैं इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करना शुरू करूं, जी पहले हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हमने एक बहुत मेन एजेंडा डिस्कस करना है। हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा, याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं, बट इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं स्टडी मटेरियल क्या होगा, हमें पढ़ना कहां से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स प्रैक्टिसेस कैफ 2। कैफ का ये सेकंड सब्जेक्ट है टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम से। इस सब्जेक्ट के 3 ग्रेड्स है। इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का,
टैक्स का सिस्टम क्या है और बैकग्राउंड क्या है, टैक्स का कानून कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, पार्लियामेंट में ये कानून बन रहा है और कैसे कानून बनेगा, इसकी हायरार्की क्या है, कौन रूल्स डिजाइन करेगा, किसके सामने प्रेजेंट होंगे, फिर निगोशिएशन होगी, फिर फाइनल अप्रूवल कौन देगा और कैसे ये फाइनेंस एक्ट की सूरत में आएगा, ये सब बातें हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, टैक्स के केस में होती है तीन बातें। एक है टैक्स पेयर जिसने टैक्स अदा करना है, एक है टैक्स डिपार्टमेंट जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, और थर्ड वन होगा टैक्स कंसल्टेंट, जो कि इंशाल्लाह आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, जिन्होंने टैक्स की इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब तीन लोग होंगे, टैक्स पेयर, टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स डिपार्टमेंट। इन तीनों के लिए कुछ उसूल ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं एथिकल उसूल, अखलाकियात के उसूल। भाई टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, आपने किसी को ब्लैकमेल नहीं करना। टैक्स कंसल्टेंट, आपने टैक्स की वर्किंग सही करनी है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, टैक्स किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। अगर टैक्स कम दिया तो गवर्नमेंट ने उससे अद्वियात खरीद के हॉस्पिटल में रखवानी थी। अगर टैक्स की अमाउंट कम होगी तो क्या पूरी अद्वियात हॉस्पिटल में रखवाई जा सकती हैं? अब किसके स्टेक से खेल रहे, किसके इंटरेस्ट पे, पब्लिक का इंटरेस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्किंग करते हुए ये कंप्रोमाइज कर लिया, आप मुझे फीस ज्यादा दे दीजिएगा, मैं आपके टैक्स की अमाउंट कम कर दूंगा। उसने अपने इंटरेस्ट को तरजीह दी पब्लिक के इंटरेस्ट पे, इसे हम कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एथिकल रूल्स है कुछ हमें पढ़ने, एथिक्स। तो पहला सेक्शन 5 से 10 नंबर का है सिर्फ। इस दफा एथिक्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, अभी रिसेंट अटेम्प्ट में से। हर अटेम्प्ट में 5 to 10 मार्क्स का पेपर इसमें से बनना ही बनना। अगले हमारे दो मेन कोर एरियाज हैं। फर्स्ट वन इनकम टैक्स, वेटेज देखिएगा 60 to 75, कितनी वेटेज है। और थर्ड वन ग्रेड सेल्स टैक्स लॉ 20 to 30 मार्क्स। इसमें से हमें दो न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर ने पूछने हैं कम से कम, इसमें से एक न्यूमेरिकल। टोटल कितने न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स। और कितने मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स तक के, 45 to 50 मार्क्स, 55 तक के भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अब आप ये देख लें, ये इनकम टैक्स का एरिया सबसे बड़ा लेंथी एरिया। हमने प्लान बनाना, हमने किस एरिया से स्टार्ट करना पढ़ना। हमने इनकम टैक्स से पढ़ना शुरू करना है, इनकम टैक्स लॉस से पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना शुरू करना है इनकम टैक्स लॉस है। ठीक हो गया जी। बाकी फर्दर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ईच एंड एवरी टॉपिक अभी हमें डिस्कशन करने की इस पे जरूरत नहीं है, हम डिस्कशन बाद में करेंगे इस पर। हमने देख लिया टैक्स के सब्जेक्ट के, हमने मेनली 3 ग्रिड्स देखे। फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स। 5 से 10 नंबर का एग्जामिनर इसमें से पूछेगा और ये प्योर थ्योरेटिकल थ्योरी है। ये इनकम टैक्स 60 to 75 मार्क्स तक का एग्जामिनर ने पूछना है, 2 न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी थ्योरी होगी। इसी तरह से सेल्स टैक्स 1 न्यूमेरिकल और रिमेनिंग पोर्शन थ्योरी में एग्जामिनर पूछेगा, और इसका न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स तक का एग्जामिनर पूछ रहा है सेल्स टैक्स, और बाकी 10 नंबर की 12 नंबर की थ्योरी एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये हमारा प्लान था। हमने स्टार्ट किससे करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स, देन फिर हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, और फिर उसके बाद हम जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ये पढ़ेंगे।
प्लान हो गया जी हमारा? कोई कंफ्यूजन? अभी तक कोई सवाल पूछना है? कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी मटेरियल हमने खालिद पैटीवाला की किताब से पढ़ना है। इस किताब का हमें क्या फायदा होने वाला है? इस किताब में थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दोनों थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, पास्ट पेपर्स, और टॉपिकल क्वेश्चंस हमें मिलेंगे इसमें। तो हमें खालिद पैटीवाला की किताब बाय करनी है, फोटोकॉपियर पे अवेलेबल होगी। मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में कि अवेलेबल अभी है या नहीं है। सेकंड, इसके साथ जो हमें शॉर्ट नोट्स मैं बना के आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह। हर अटेम्प्ट के लिए कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं क्योंकि टेक्स्ट का सिलेबस चेंज होता रहता है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ी सी चेंजेस मुझे करनी होंगी, बाकी बने बनाए। थर्ड, कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स, ICAP पास पेपर्स। कैफ में जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे मैंने आपको सैलरी का हेड पहले पढ़ाया, सैलरी का हेड आपने पढ़ लिया, सैलरी के हेड से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। फिर इसी तरह से अगला हेड पढ़ना शुरू किया, अगला हेड प्रॉपर्टी का पढ़ा, उसके भी थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरह से जिस जिस हेड को हम पढ़ते चले जाएंगे, इसके थ्योरी के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चले जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एग्जाम तो पूरे के पूरे सिलेबस पर कवर होगा, हमें कैसे पता चलेगा अब ये थ्योरी का क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा होगा? पहले तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। अल्टीमेटली जब हमारा सारा का सारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, हम ICAP के फुल लेंथ पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हमें हर क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये डिसाइड करना होगा ये किस हेड या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। जैसे मैं थ्योरी अगर आपको पढ़ा रहा हूं और साथ ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको तो ऑलरेडी पता है ये चैप्टर पढ़ा है और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा। जब फुल लेंथ पेपर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। तो फुल लेंथ पेपर्स आप लोगों को अभी बाय नहीं करने, आपको फुल लेंथ पेपर कब बाय करने हैं मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जब हमारा मैक्सिमम पोर्शन सिलेबस का मुकम्मल हो जाएगा तब हम बाय करेंगे और देन फिर हम इंशाल्लाह इन कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सभी के सभी में। टैक्स के पेपर में एक बात याद रखिएगा, टैक्स के रूल्स, टैक्स का सिलेबस चेंज होता रहता है। टैक्स के पास पेपर्स के सॉल्यूशंस जो ICAP की साइट पे अवेलेबल होंगे वो सुपरसीड हो गए होंगे, आउटडेटेड हो गए, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा।
क्लियर हो गई बात? टैक्स के सॉल्यूशंस हम खुद से क्लास में भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। वो हम जो अवेलेबल है वो यूज नहीं कर सकेंगे, वो चेंज हो चुके हैं। टैक्स में रेट्स होते हैं, टैक्स रेट्स, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, गॉट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? टैक्स से रिलेटेड एक बात इंतहाई अहम है, याद रखिएगा, टैक्स रेट्स आपको याद नहीं रखने, एग्जाम में गिवन होंगे। बच्चे ये मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं, टैक्स रेट्स भी हमें याद करने होंगे? नहीं बच्चे, टैक्स रेट्स आपको याद नहीं करने, टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे। अच्छा, कौन से टैक्स रेट्स हैं जो एग्जाम में गिवन नहीं होंगे? जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और इनकम टैक्स रूल्स, सिलेक्टेड रूल्स और सिलेक्टेड सेक्शंस ऑफ द ऑर्डिनेंस हमारे सिलेबस में मौजूद है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो हमने अपनी बात को शुरू करना है, तो सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे पर्सन से। इनकम टैक्स में वर्ड यूज होता है पर्सन। टैक्स एक लॉ है, याद रखनी है मेरी बात। आपको नजर आ रहा है? क्लियर? लॉ की डेफिनेशन दो तरह से एग्जाम में गिवन होती है, या लॉ में दो तरह से डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है। एक डेफिनेशन होती है एक्सक्लूसिव और सेकंड वन डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव। मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉ की डेफिनेशन को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन स्टाइल होगा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि भाई जो आप सोच रहे हो इस टर्मिनोलॉजी के बारे में, वो मतलब नहीं है ये। जो मतलब हम बता रहे हैं सिर्फ वही मतलब है, इसके अलावा जो आप सोच रहे हो वो अपने माइंड से निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। इस स्टाइल को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। पता कैसे चलेगा सर कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव? बहुत सिंपल सी बात है, जब भी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होगी मीन्स के वर्ड से शुरू हो रही होगी। अगर डेफिनेशन में वो कह दे पर्सन मीन्स, व्हाट डज इट मीन? एक्सक्लूसिव। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, जो बताया जा रहा है वो मतलब है सिर्फ एक्सक्लूसिव स्टाइल। आप जो सोच रहे हैं वो अपने माइंड से निकाल दें, वो मतलब नहीं है इनकम टैक्स में। जो हम बता रहे हैं सिर्फ वो मतलब है एक्सक्लूसिव स्टाइल। अच्छा, इंक्लूसिव क्या हुआ? जो आप सोच रहे हैं वो तो है, कुछ बातें इसमें और ऐड कर लो, ये मतलब भी है इसका। इसे क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। जो आप सोच रहे हैं या जो आपकी परसेप्शन है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो तो है ही है, इसमें कुछ दो तीन बातें और भी ऐड कर लो और भी उनका इजाफा कर लो, ये स्टाइल कहलाएगा
इंक्लूसिव स्टाइल। सर पता कैसे चलेगा ये डेफिनेशन इंक्लूसिव स्टाइल की है? जी, इंक्लूसिव के लिए डेफिनेशन का आगाज होगा इंक्लूड्स से, तो समझ आ जाएगी बात। अब पता चल जाएगा कि डेफिनेशन इंक्लूसिव स्टाइल की है या एक्सक्लूसिव की है। एक्सक्लूसिव की होगी तो किससे स्टार्ट हो रही है? मीन्स। मीन्स का क्या मतलब? जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। इंक्लूसिव इंक्लूड्स, जी जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कुछ और भी इसके अलावा बातें हैं वो भी ऐड करनी पड़ेगी अब आपको। जी, टेक्स्ट में पर्सन, इंडिविजुअल, association of persons, जिसे हम कहते हैं एओपी। पर्सन्स में हमने अभी तक दो बातें पढ़ी। फर्स्ट वन क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा मिस्टर ए, आप मुझे बताएं ये किस पर्सन का क्वेश्चन है? शाबाश। मिस्टर तौसीफ, इंडिविजुअल। मिस एफ एच, एग्जाम में पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, किसका सवाल है? इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। पता चल गया जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब अगर वो कह दे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, फर्म्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो ये है एओपी। क्लियर हो गया? जैसे उसने वर्ड बोल दिया MAB एसोसिएट्स, किसका क्वेश्चन है? इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्संस का। किसका सवाल पूछा है? एसोसिएट। अब इंडिविजुअल का क्वेश्चन नहीं है जी बच्चे। नेक्स्ट, थर्ड वन, कंपनी। ABC लिमिटेड, क्या पता चल रहा है? कंपनी का क्वेश्चन है। शाबाश, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी तक हमने तीन बातें पढ़ी। पर्सन में कितने पढ़ लिए? 3। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकंड वन, हाँ जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एओपी। थर्ड वन कंपनी। क्लियर हो गया जी बच्चे? फोर्थ एसोसिएशन ऑफ पर्संस है एओपी। कुछ दो या दो से ज्यादा लोग मिलके फर्म्स बना डालते हैं, उसको हम फर्म्स बोलते हैं, और वो किस में फॉल करेगी? एओपी में फॉल करेगी। एओपी इंक्लूड्स कौन सी डेफिनेशन? इंक्लूसिव। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल ऑफ पर्संस formed by or under any law। अभी शॉर्ट कर दी मैंने डेफिनेशन। ये क्या है? एओपी की। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब कोई बिजनेस करना शुरू कर दें तो क्या कहेंगे? ये क्या बन गई है? एसोसिएशन बन गई है, एओपी बन गई है, फर्म बन गई, उसे फर्म भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे एक कंप्लीट चैप्टर है ये वाला। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं पर्सन के लिए आपको नाम बता रहा हूं, पर्सन की पूरी डेफिनेशन नहीं। लास्ट पे बच्चे गवर्नमेंट। तो पर्सन में, पर्सन मींस क्या मतलब हुआ? पर्सन में सिर्फ ये चार लोग हैं। कौन? इंडिविजुअल, एओपी, शाबाश, और लास्ट पे गवर्नमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन से। पर्सन में चार बातें। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकंड वन एओपी, थर्ड वन कंपनी, फोर्थ वन गवर्नमेंट। अच्छा बच्चे, अगर पेपर में आपको वो क्या लॉ की बात करते हैं, हम अभी पेपर की तरफ नहीं आते, लॉ में वो कह रहा है पर्सन पे, पर्सन को टैक्स देना होगा, तो आप मुझे बताएं इंडिविजुअल को टैक्स देना है या किसको टैक्स देना है? सभी को देना है, इंडिविजुअल को भी, एओपी को भी, कंपनी को भी, और गवर्नमेंट को भी टैक्स। अभी फॉर द टाइमिंग भूल जाएंगे बातें सब। अगर वो कह देता है ये रूल किस पे अप्लाई होगा? पर्सन पे, तो इसका मतलब है इन चारों पे अप्लाई होगा। बट अगर उसने कह दिया ये रूल सिर्फ इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा,
तो व्हाट डज इट मीन? हाँ, सिर्फ इंडिविजुअल पे, पर्सन कंप्लीट पे नहीं, ना सिर्फ एसोसिएट पे भी नहीं, एओपी पे भी नहीं हो रहा, कंपनी पे भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट पे भी नहीं हो रहा, सिर्फ किस पे हो रहा है? इंडिविजुअल पे हो रहा है। तो हमें टेक्स्ट में ये जानना है कि ये रूल पर्सन के लिए है या ये रूल इंडिविजुअल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ एओपी के लिए है या कंपनी के लिए। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। कंपनी का टैक्स रेट 29% है। इसका मतलब मुझे बताइएगा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन चारों में टैक्स का रेट ये होगा 29%। सिर्फ किस पे होगा? शाबाश, सिर्फ और सिर्फ ये 29% किस पे रेट अप्लाई होना है? सिर्फ कंपनी पे रेट अप्लाई होना है, इस पे। बाकी तीनों पे ये रेट अप्लाई नहीं होगा कि उनके अपने रेट्स हैं। अगर ये कह देता, नहीं कहा हुआ, अगर कह देता पर्सन पे 29% रेट अप्लाई होगा, हाँ शाबाश, अब मतलब समझ में आ जाएगा। जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, कोई बात पढ़ रहे होंगे, अगर वर्ड बोला पर्सन, सब पे हो रहा है, चारों पे हो रहा है। बट अगर कह दिया इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल पे हो रहा है। जैसे इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट्स है, तो क्या मतलब हुआ? एओपी के लिए बात नहीं कर रहा, वो कंपनी के लिए बात नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट के लिए बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ किसके लिए बात कर रहा है? इंडिविजुअल के लिए कर रहा है। जैसे अभी उसने बोला कंपनी के लिए टैक्स का रेट कितना है? 29%। अब वो किसकी बात नहीं कर रहा? इंडिविजुअल की नहीं, एओपी की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बात कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? कंपनी की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी, अब अभी हमने सबकी डेफिनेशन पढ़नी। जैसे एओपी की डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई, कंपनी की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट की बात हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की डेफिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। जैसे इसकी डेफिनेशन होगी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इनकी डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है। ये लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह लॉ इंप्लीमेंट होगा कि टैक्स। हाँ, मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बेसिक अब जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, इस टैक्स के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्चुअली है क्या। पर्सन पे लगता है, पर्सन में 4 चीजें आपको। बिल्कुल ठीक हो गया, पर्सन पे इंपोज होने वाला टैक्स। लेकिन पर्सन पे कैसे इंपोज होगा? ये पर्सन पे इंपोज नहीं होगा, पर्सन की इनकम पे। अब ये जो बात मैं करने लगा हूं वो आपने फोकस करनी है। ठीक हो गया? अभी हमने क्या डिस्कशन की? पर्सन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको समझ में आ गई बात? अच्छा, पर्सन ने क्या अर्न किया? इनकम। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गई। पर्सन की इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स, टैक्स इंपोज्ड ऑन इनकम। पर्सन की इनकम पे इंपोज्ड होने वाले टैक्स को क्या बोलेंगे बच्चे? इनकम टैक्स। शाबाश, इसे क्या बोलना है? इनकम टैक्स। किसी भी पर्सन की इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है? किसी भी पर्सन की इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स इनकम टैक्स। एक इंडिविजुअल ने इनकम अर्न की, लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल कर दिया। सेल करने से उसे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, इनकम हुई। उस इनकम पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स क्या कहलाए? शाबाश, सेल्स टैक्स बोल सकते हो उसे? नहीं, क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम पे किया जा रहा है। ठीक हो गया? रेगुलेटरी बॉडीज लगाएंगे, सेल्स टैक्स रेगुलेटरी बॉडी लगाती है, इनकम टैक्स भी रेगुलेटरी बॉडीज लगाती है, मैं नहीं लगा सकता हूं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से गुजर रहे हो, मैंने आपको रोक लिया, मैंने कहा जैन साहब टैक्स दे मुझे। वो भत्ता तो हो सकता है, टैक्स नहीं कहला सकता। टैक्स के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी होती है कंट्री की। पाकिस्तान की रेवेन्यू अथॉरिटी एफबीआर, शाबाश, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो दो तरह से टैक्स इंपोज करती है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम, ऑन अर्निंग्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स, ऑन एक्सपेंडिचर्स, ऑन सर्विसेज।
क्लियर हो गया? अभी मुझे नहीं आता, मैं आज याद नहीं करके आया हूं ये टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करें। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हुए होंगे कुछ, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स का तो हमें नहीं अंदाजा, ना हमें आती है, हम टैक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक हो गया? तो टैक्स का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बातें करेंगे, वहां पे हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्स मेनली कैटेगराइज किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन डायरेक्ट, जो किसी भी पर्सन की इनकम पे इंपोज किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। उसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाते होंगे, इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट ऑन सेम पर्सन। बट ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट ऑन सेम पर्सन नहीं है, ऑन टू डिफरेंट पर्संस। वो टैक्स होता है ऑन गुड्स, ऑन एक्सपेंडिचर्स, ऑन सर्विसेज, और ये होता है ऑन इनकम। क्लियर हो गया? तो अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ ली, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? किसी भी पर्सन की इनकम पे इंपोज होने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स। कोई सवाल, कोई मुश्किल बात? अब सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने शुरू कर देने हैं, इनकम कितने पीरियड की होगी? टैक्स के लिए, पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट हम वर्ड यूज किया करेंगे अब से, टैक्स ईयर। क्या वर्ड यूज किया करेंगे? टैक्स ईयर वर्ड यूज किया करेंगे। तो आज हम प्लान शेयर करते हैं। टैक्स ईयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। कितने टाइप्स के टैक्स ईयर है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। फर्स्ट वन नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकेंड वन स्पेशल टैक्स ईयर, एंड थर्ड वन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फर्स्ट वन normal tax year. First one, normal tax year. There are 3 types of tax year. First one, normal. Second one, special tax year. Third one and the last one, transitional tax year. There are 3 types of tax year. First one, normal tax year, second one special tax year, third one and the last one transitional tax year. कोई मुश्किल बात तो नहीं है? स्टार्ट कर रहा हूं नॉर्मल टैक्स। अब से आपका सिलेबस शुरू हो गया है, अब से ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये मेरा पहला टॉपिक है। अभी पर्सन की डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाई, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, याद भी करवाऊंगा। अभी जो मैं बात पढ़ाने लगा हूं ये आपने याद करनी है, लेकिन आज तो बहुत मुख्तसर सी बात करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में पहली डेफिनेशन, फर्स्ट वन कौन सी है बच्चे? नॉर्मल टैक्स ईयर। डेफिनेशन जब भी आपने याद करनी है, आपने टुकड़े करके उसकी डेफिनेशन के उसके पीसीस कर लेना, उसके स्टेप्स बना लेने। बहुत आसान हो जाएगा डेफिनेशन को रिटेन करना। मैं आपके सामने किया करूंगा याद करवाने के लिए। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, सबसे पहले डेफिनेशन का पहला टुकड़ा, फर्स्ट वन, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पहला टुकड़ा याद हो गया? अ पीरियड ऑफ 12, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत होगी? 12 माह की। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पहला टुकड़ा याद हो गया? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत? 12 माह की मुद्दत। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंडिंग, खत्म किस पे हो रहा होगा? ऑन 30th जून। किस डेट पे खत्म हो रहा हो? हर वो साल जो 30 जून पे एंड होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल टैक्स। और मुद्दत टोटल कितने माह की होनी चाहिए? 12 माह की। इसका थर्ड पीस आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 2 पीस याद हो गए? अ पीरियड ऑफ, एंडिंग ऑन, शाबाश। देखिएगा मैं थोड़ा सा आपके सामने फ्लो बना के डिस्कस भी कर देता हूं बच्चे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं 1 जुलाई 2023 से साल शुरू हुआ, खत्म कब होगा? 30th जून 2024। अब आपने मुझे बताना है नॉर्मल या स्पेशल? नॉर्मल। कैसे पता चला? सबसे पहले आपने कहा टोटल कितने माह बन रहे हैं? 12 मंथ्स। पहली कंडीशन पूरी, 12 माह की मुद्दत है। नेक्स्ट,
खत्म किस डेट पे हो रहा है? 30 जून। सेकंड कंडीशन भी पूरी। हमने कहा था 12 माह की मुद्दत हो, आखिरी तारीख 30 जून होनी चाहिए। कौन सा टैक्स ईयर कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन 30 जून। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इंशाल्लाह इससे आगे थर्ड कंपोनेंट इसका डिस्कस करेंगे कि इसकी डिनोशन के बारे में हमें जानना है कि इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने सिंपल करके पढ़ना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इंशाल्लाह फिर साथ ही अगली डेफिनेशन भी स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।